लेक्चर और इस लेक्चर में भी मैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं और इसको सोल्व करके बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा कि आंसर्स यही क्यों होगा। गॉट इट? सो डोंट वरी, मैं सोल्व करता हूं। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 24। प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्लासेस में मैंने सोल्व कर दिया था क्वेश्चन नंबर 23 तक, जो आपने देख लिया है। और मेक श्योर कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को सोल्व किए हैं और उसे देखे हैं, उसके नोट्स भी बनाए हैं और फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस हमारे साथ प्रैक्टिस किया जा रहा है। गॉट इट? देखो, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग? निम्नलिखित के लिए क्या टर्म का इस्तेमाल होगा? द चेंज फ्रॉम टैडपोल टू फ्रॉग, जो टैडपोल है वो फ्रॉग में बदल जाएगा, तो उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल करता है? मेटामॉर्फोसिस। याद है ना, पढ़ा था ना मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? The process of changing tadpole into adult ones, then this process is called metamorphosis. तो ये टैडपोल है जी और फ्रॉग में बदल रहा है, तो कौन सा प्रक्रिया हो गया? तो मेटामॉर्फोसिस हो गया। तो लिख देंगे सॉल्यूशन में 24 का आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस। गॉट इट? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 एनिमल्स व्हिच प्रोड्यूस एम्ब्रियोस। 2 एनिमल का नाम बताइए जो एम्ब्रियोस का निर्माण करता है, दैट ग्रो इनटू लार्वा बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एडल्ट्स। ऐसा 2 एम्ब्रियो कौन डेवलप कर सकता है जो एडल्ट यानी कि जवान होने से पहले वो लार्वा में रहे, पहले वो लार्वा का रूप लेता है? तो टैडपोल जी, टैडपोल एक लार्वा ही है और दूसरा लार्वा का नाम है वो है कैटरपिलर। एम्ब्रियो रहता है, फिर टैडपोल जो है वो फ्रॉग के लार्वा को टैडपोल बोलते हैं और कैटरपिलर का जो लार्वा है उसको कैटरपिलर ही बोलते हैं। बटरफ्लाई का जो लार्वा है उसको कैटरपिलर बोलेंगे। दैट इज द सिल्क माउथ। याद है ना कि भूल गए? तो 2 को नाम पूछा है, तो लार्वा, सीधे सी बात है, यहाँ पे पूरा फोकस लार्वा पर होना चाहिए। एक तरह से कहिए कि लार्वा का 2 लार्वा का नाम पूछा है ये, तो टैडपोल और सिल्क माउथ हो जाएगा। तो लिख डालो 25 का आंसर कि टैडपोल एंड एक नाम और पूछा है, तो क्या हो जाएगा? तो सिल्क माउथ हो जाएगा। व्हाट इट? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, गेट क्लोज कर दो। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर बल्जेस ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा? देखो, उसके लिए क्या टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा? जो बल्जेस का मतलब निकला हुआ है, ऑब्जर्व ऑन द साइड्स, जो किसके बगल में निकलता है जी? तो हाइड्रा के बॉडी के ऊपर में साइड में एक उखड़ा हुआ भाग दिखता है, यानी कि बर्ड दिखता है। याद है ना? कुछ इस प्रकार से नहीं बताए थे कि सपोज दैट, मान लीजिए कि ये एक हाइड्रा है, तो इसको में से जो ये निकला हुआ पार्ट रहेगा, इसको लिए बर्ड का इस्तेमाल करते थे जी। इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो हाइड्रा के बॉडी पर बल्जस पार्ट यानी कि उठा हुआ भाग है, उसका क्या नाम है? बोलो। बर्ड नाम है उसको। तो उसके लिए क्या टर्म का इस्तेमाल कीजिएगा? तो बर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो 26 में हो जाएंगे बर्ड। गॉट इट? चलो ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ फ्यूजन टेक्स प्लेस इन अमीबा? अमीबा में किस तरह का फ्यूजन होता है? क्या बाइनरी फ्यूजन होते हैं या फिर मल्टीपल फ्यूजन होते हैं? बोलो। तो बाइनरी फ्यूजन इन एमीबा, जो कि एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पढ़ा दिए आपको कि एमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल में भी बाइनरी फ्यूजन करेगा ये एमीबा अपना संतान, न्यू इंडिविजुअल को जनरेट करने के लिए, निर्माण करने के लिए। समझ गया ना? तो क्या हो जाएगा इसका 27 का आंसर? बाइनरी फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन करता है एमीबा? तो बाइनरी फ्यूजन करता है। चलो, शॉर्ट आंसर है, एक लाइन में आंसर देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 1 एनिमल ईच व्हिच प्रोड्यूसेस। एक एक जानवर का नाम बताइए जो प्रोड्यूस करता है, बाइनरी फ्यूजन करेगा। और दूसरा जानवर का नाम बताइए
जो बर्डिंग के थ्रू अपना नया संतान का उत्पन्न करता था। बाइनरी फिजन किसमें होता है? एमीबा में होता है बाइनरी फिजन। और बर्डिंग किसमें होगा? तो हाइड्रा में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एमीबा और इसका हो जाएगा हाइड्रा। क्यों? क्योंकि जो बाइनरी फिजन होता है वो एमीबा में होता है। और पूछ ही रहा है कि कौन है जो बाइनरी फिजन करेगा, एक एनिमल का नाम बताइए। तो एमीबा इसमें, तो हाइड्रा हो जाएगा। तो लिखेंगे 28 का आंसर, 28 का ए है ना, एमीबा हो जाएगा। बाइनरी फिजन जो है वो एमीबा में होता है, बर्डिंग होता है हाइड्रा में। तो 28 का बी में हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, चलो अच्छी बात। Now let us talk about the question number 29. Name the asexual method of reproduction. जो asexual reproduction of method है उसका नाम बताइए। लेकिन कुछ खास है, वो ये है कि हाइड्रा में और एमीबा में वैसे asexual मेथड का रिप्रोडक्शन का आप नाम बताओ जो हाइड्रा करके न्यू, जो हाइड्रा करेगा क्यों? न्यू इंडिविजुअल को निर्माण करने के लिए। और ठीक उसी प्रकार से एमीबा तो पता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन कौन सा मेथड का इस्तेमाल करता है एसेक्सुअल में? तो बहुत सारा आपको पढ़ा था ना। तो क्या करता है ये हाइड्रा? तो बर्डिंग करता है। देखो बर्डिंग जो है वो एसेक्सुअल मेथड है, जो किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइड्रा में होता है। गॉट इट? और ये एमीबा जो है वो बाइनरी फिजन तो करता ही है, एसेक्सुअल मेथड का तो इस्तेमाल करेगा ये एमीबा, लेकिन फिर भी एसेक्सुअल मेथड में कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेगा एमीबा? तो बाइनरी फिजन का करता है। समझ गया ना? तो लिख रहा हूं, यहां से मैं लिख रहा हूं 28 तक लगे, आप देख सकते हैं इसको। आप फौरन से इसे लिखिए। हो गया होगा? अब देखो 29 का ए का आंसर हो जाएगा बर्डिंग और बी का हो जाएगा बाइनरी फिजन। तो 29 का ए का आंसर हो जाएगा हाइड्रा जो है वो बर्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करेगा डियर। और जो हमारा ये अमीबा हो गया वो इस्तेमाल करेगा बाइनरी फिजन का। ठीक है, चलो अच्छी बात है। इतनी सारी बातों को आप नोट कीजिएगा, आंसर्स को भी लिखना बहुत जरूरी है। और फिर आपको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? तो इसे फौरन से नोट करो। आई होप कि आपने लिखा होगा, है ना जी? लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चंस। देखो इस क्वेश्चंस को क्या सोल्व करता हूं। मेक श्योर कि आपने मेरा हर एक थ्योरी को, हर एक लेक्चर को अच्छे से अटेंड किए हों, तो आपको जरा सा भी तकलीफ नहीं हो रहा होगा। समझ गया ना? और अगर प्रॉब्लम्स फिर भी होती है, इसका मतलब है कि आपने मेरा लेक्चर को जो थ्योरी पढ़ाया है उसे आपने अच्छे से देखा नहीं है, और देखे भी हैं तो आपने याद नहीं किया है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। और नहीं भी पढ़े हो फिर भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ प्रश्नों के उत्तर आंसर के साथ साथ मैं उसको एक्सप्लेनेशन भी जो करता हूं। गॉट इट? तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 30. Name the technique which was used in producing Dolly the sheep. Dolly the sheep का जन्म देने के लिए, डॉली द sheep का जन्म देने के लिए कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया? तो उस टेक्निक का नाम बताइए। नहीं, IVF टेक्नोलॉजी नहीं, क्लोनिंग का इस्तेमाल किया गया है डॉली sheep को जन्म देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? क्लोनिंग हो जाएगा। समझ गया ना? जी हाँ। नेम द पेरेंट शीप ऑफ व्हिच डॉली वाज क्लोन। देखो पहले ही बोल दिया कि क्लोनिंग का इस्तेमाल किया, तभी तो यहाँ पे प्रश्न किया है ना कि डॉली जिस पेरेंट से जन्म लिया है क्लोनिंग कर करके, यानी कि क्लोन कर करके, उस पेरेंट का नाम बताइए। लिख देंगे, दिक्कत क्या है? 31 का आंसर हो जाएगा डॉर्सेट शीप
ब्लैकफिश सीप, सीप होगा यहाँ पे। तो यही दो पेरेंट है जिससे इस डॉली का जन्म हुआ क्लोनिंग कर करके, जिसका नाम है डॉर्सेट सीप, पहले का नाम है, और दूसरा का नाम है ब्लैकफिश सीप। यही दो सीप से हुआ, ठीक है। अब कौन मेल है कौन फीमेल है उससे लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पूछा, पेरेंट सीप का नाम पूछा है। तो जितना प्रश्न पूछा उतना का ही उत्तर दीजिए, समझ गया ना। तो 31 का आंसर कंप्लीट है आपका स्क्रीन पर, आप इसे फौरन से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम इज गिवन टू द फॉलोइंग, उसके लिए आप क्या नाम दीजिएगा। एन एनिमल व्हिच इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट, जो एनिमल अपने पेरेंट को हूबहू होता है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी है। जैसे फोटोकॉपी का नाम सुना हो, फोटो मशीन जी, फोटोकॉपी मशीन, जो आप जाते हैं आधार कार्ड लेकर के या फिर कुछ भी लेकर के, पासबुक लेकर के, और बहुत आसानी से कहते हो कि भाई साहब हमारे पासबुक का आधार कार्ड का 2 कॉपी निकाल करके दे दीजिए। तो वो कैसा 2 कॉपी करता है, जैसा आधार कार्ड में जो लिखा रहता है वैसा ही रहता है। हाँ मुझे पता है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, लेकिन फिर भी 2 कॉपी का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट दे रहा है आपको हर एक चीज। तो ठीक उसी प्रकार से जब एनिमल है, एन एनिमल विच इज, वैसा एनिमल जो एग्जैक्ट कॉपी है किसका, तो अपने पेरेंट्स का। तो उसके लिए क्या टर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए क्लोन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जी। यहाँ पे 32 का आंसर हो जाएगा क्लोन, CLONE, क्लोन। गॉट इट, चलो अच्छी बात है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, व्हाट आर द 2 जनरल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। 2 जनरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या है, कोई एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए ही पूछा जा रहा है। तो उसके लिए 2 पार्टिकुलर मेथड क्या है डियर, और सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड है जी। तो लिख देंगे इसका आंसर में, 33 का आंसर हो जाएगा। जनरल पूछा ना, व्हाट आर द 2 जनरल मेथड्स ऑफ, तो अगर इसको अच्छे से लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्लोइंग आर द 2 जनरल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन किसमें, इन एनिमल्स में। तो पहला हो जाएगा सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड में हो जाएंगे एसेक्सुअल, है ना जी। या फिर पहले में लिखना चाहते हो तो पहले में लिख सकते हो एसेक्सुअल, और दूसरे में लिख दो एसेक्सुअल। ठीक है, तो आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट है, इसे फौरन से नोट कीजिए, फौरन से। आई होप कि आपने इसे लिख लिया होगा। और फिर कुछ क्वेश्चंस की बातें करता हूं। Here we have some questions which is based on true or false. Dear, we will solve this type of the questions to clear your concepts, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्लियरिटी लाने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। डोंट वरी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे पहले लिख भी सकते हो कॉपी पर, फिर मैं इसको सॉल्यूशंस करके देने वाला हूं। गॉट इट। तो आई होप कि इफ यू वांट टू राइट डाउन देन यू कैन आल्सो राइट। लिख लिया हमने। अब देखिए इसका सॉल्यूशंस किया जाए। क्वेश्चन नंबर ए है कि ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल, क्या जितने भी तरह का स्पर्म है या फिर जो भी स्पर्म है वो सिंगल सेल ही है। तो यस, स्पर्म जो है वो सिंगल सेल है। आपको बताया था कि कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर बताए थे, लेंथ बताया था, और कहा था कि स्पर्म जो है वो सिंगल सेल है। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू। ठीक है ना, तो ये हमारा करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट, ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट। जो नया मानव का, हम लोगों में जो नया इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है वो एक सिंगल फ्रॉम ए सेल से, एक सेल से होता है, जिसको गैमेट कहते हैं। बोलिए,
ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू कैसे हो जाएगा जी? बोलो। ए सेल कह रहा है, ए सेल यानी कि एक सेल, जिसको गैमेट बोलते हैं, नहीं तो जाइगोट। जाइगोट से ना पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है डियर। तो ये गैमेट बोल रहा है, ए सेल कॉल्ड गैमेट, तो नहीं, ये गलत है ये। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, egg laid after fertilization is made up of a single cell। बोलिए, जो हमारा एग है वो फर्टिलाइजेशन का रूप लेता है। जो एग वो किस चीज से बना हुआ था? क्या सिंगल सेल से एग का निर्माण हुआ है? तो सही बात है। एग भी, एग के बारे में बताया था, एग यानी कि ओवम बताया था ना, ओवम के बारे में कि ओवम भी हमारा एक प्रकार का सिंगल सेल है। ये करेक्ट बोल रहा है, ये गलत नहीं बोल रहा है। ठीक है ना जी? हाँ, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा फौरन से। क्वेश्चन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं डी, ए जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट का निर्माण जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के कारण ही होता है। जाइगोट का निर्माण यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या जाइगोट नहीं होंगे? तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ है तो सिंगल सेल का निर्माण होगा, जिसको जाइगोट बोलते हैं। तो दिस इज करेक्ट। ये करेक्ट है। क्या है ये? रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सही है, ट्रू हो जाएगा ये। ठीक है ना? तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। क्या फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? बताया था फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का, इंटरनल एंड द सेकंड वन इज द एक्सटर्नल। इंटरनल जो फीमेल बॉडी के अंदर में हो जाए, और एक्सटर्नल जो फीमेल बॉडी के आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन हो जाए। गॉट इट? तो ये फ्रॉग में बाहर होता है, हंड्रेड्स ऑफ एग का निर्माण कर देगा वाटर में ही, बाहर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग। तो ट्रू है, सही है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। क्या एम्ब्रियो का निर्माण हुआ है सिंगल सेल से? एक बात बताओ, एम्ब्रियो जो बना है बहुत सारा बॉल से बना है। जाइगोट जो है वो फर्दर बड़ा होकर क्या करता है? छोटा छोटा वो बॉल्स में सेल्स जो है वो और डेवलप करने लगता है, उससे एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। मैं पूछ रहा सिंगल सेल से निर्माण हुआ? नहीं, सिंगल सेल से तो वो हमारा जाइगोट का निर्माण हुआ है ना। कैसे बोल दिया ये एम्ब्रियो का? ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। तो देख लीजिए, फॉल्स हो जाएगा ये। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी पेरेंट्स एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। जो क्या यही पढ़ाया है कि यही वही पेरेंट्स एनिमल्स है जो यंग वंस के डायरेक्ट जन्म दे देगा। यंग वंस यहाँ पे लिखा, ध्यान दीजिए। तो वही पेरेंट्स किसे कहते हैं मैंने बताया था। वही पेरेंट्स जो बच्चे का जन्म देता है डायरेक्ट, जैसे कि ह्यूमन बींग्स फीमेल बॉडी सीधे बच्चे को जन्म देती है। चाहे और भी एनिमल्स देखिए, बफेलोज देखिए, काउज देखिए, तो सीधे इंडिविजुअल का निर्माण करता है, यंग वंस का क्रिएट करता है। लेकिन ये जो ओवी पेरस है वो पहले एग का निर्माण करेगा, अंडा देता है, फिर उसमें से बच्चा निकलता है। ये गलत हो जाएगा जी। हमारा ओवी पेरस जो है वो एनिमल्स का डायरेक्ट यंग वंस का निर्माण नहीं कर सकता। हाँ पता है करता है, लेकिन पहले एग देता है, डायरेक्ट नहीं। गिव बर्थ टू यंग वंस। यह हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस। क्या हेंस में, मुर्गियों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है? बोलो जी, हेंस में क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? तो मैंने आपको पढ़ा था ना कि फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का, जो फीमेल बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इंटरनल कहलाएगा। मुर्गी जो है वो एग देगी, है ना, तो अंडा देगी, तो पहले अंडा का निर्माण होना होता है, यानी कि पहले फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो अंडा का निर्माण होगा। तो ट्रू हो जाएगा ये। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि द हेंस गिव बर्थ टू यंग वंस। एक ही जैसा क्वेश्चन लगता है ना जी।
वही पैरासिट नहीं, ये अलग है। नहीं, मुर्गी जो है वो कैसे जन्म दे सकता है डायरेक्टली यार बर्थ को? गिव बर्थ टू यंग वंस, डायरेक्टली यहाँ पे कर दो, डायरेक्टली ज्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और काम भी हो गया। तो डायरेक्टली कैसे यंग वंस का लेना? पहले मुर्गी हेंस यानी कि अंडा देगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये तो फॉल्स है, सफेद झूठ बोल रहा है ये। नहीं, नेक्स्ट रखते हैं, क्या एमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बॉडिंग? नहीं, बॉडिंग तो होता है हाइड्रा में, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट रखते हैं कि बाइनरी फिजन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सही है, क्यों? क्योंकि बाइनरी फिजन जो है वो एमीबा में होता है और वो भी एसेक्सुअली मेथड है ये। तो देख लो, बाइनरी फिजन जो है इज नेसेसरी इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू है ये। गॉट इट। नेक्स्ट रखते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या जी, यही पढ़ाया है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या जरूरी है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? बोलो। जैसे हमारा एमीबा पढ़ा थे कि बाइनरी फिजन कर लिए, ठीक है, उससे हो गया। हाइड्रा बताया थे कि ये बडिंग करके न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करेगा, और जो हाइड्रा बडिंग के द्वारा किया, ईस्ट भी जो है वो बडिंग करता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब बाइनरी फिजन एमीबा किया तो अपना सेल को डिवाइड कर रहा है, उसका फर्टिलाइजेशन से क्या लेना देना है? नहीं लेना देना है ना, यानी कि वो ऐसे ही काम कर लेता है। तो जरूरी नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे उसको हमें फर्टिलाइजेशन हो। ये गलत बात लिखा है, ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे इसे लिख दिया? अरे सही तो लिखा सर, क्यों? क्योंकि यही तो पहचानना है कि कौन बात ट्रू और कौन है सही। गलत सही का फर्क नहीं, राजा भैया। एनी हाउ, क्लोनिंग इज अ सेक्सुअल प्रोडक्शन मेथड इन मैमल्स। रिप्रोडक्शन, यहां पे रिप्रोडक्शन हुआ जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, अब सही है। तो क्लोनिंग जो है वो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मैमल्स में। तो याद कीजिए, जब डॉली शिप का जन्म हो रहा था 2 का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, तब उस समय क्या बताया था मैंने आपको कि क्लोनिंग करने के लिए इसको रिप्रोडक्शन से क्या लेना देना है बताओ। और वो भी सेक्सुअल लिख दिया यहाँ पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या? क्यों? क्योंकि जिससे कोई क्लोनिंग करना है उसका न्यूक्लियस में चेंजमेंट लाते हैं, एक सेल का न्यूक्लियस में बदलाव लाते हैं। गॉट इट? उस सेल का न्यूक्लियस है उसको रिमूव कर देते हैं। तो सेल का जो न्यूक्लियस है उसको रिमूव करके उसमें चेंज ला रहे हैं। तो बात बताओ, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है? क्योंकि न्यूक्लियस के निकाल के ट्रांसप्लांट में एक प्रकार से किया जा रहा है। तो गलत लिखा है, एम जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है डियर, तो इतनी सारी चीजों की मैंने डील किया, या आई मीन टू से दैट कि सॉल्व किया है। आप इसे फौरन से लिखिए। गॉट इट? आई होप कि आपने लिखा हो। ठीक है ना, लिख लिया हुए। अब देखो, जब आपने इन सारी चीजों को लिख लिया तो अब समय आ गया कि कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको सिखाता हूं कि वो क्वेश्चंस जो है वो आखिरकार किस प्रकार से सोल्व होगा। एंड आई मीन टू से दैट ट्रू और फॉल्स पर ये क्वेश्चन बेस्ट रहा। आपने अगर मेरा हर एक लेक्चर अच्छे से देखे होंगे और तो ये सारा क्वेश्चन बहुत इजी से आप समझ पा रहे होंगे और आप खुद से भी सोल्व कुछ कर पा रहे होंगे। ठीक है ना? और नहीं तो फिर मैं तो किया ही हूं। व्हाट इट? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और भी नए चैप्टर्स को लाएंगे आपके लिए। घबराना नहीं है बच्चे, बस मेक पेशेंस बना करके रखना, धैर्य बना कर रखना। ठीक है?
लुक एट दिस क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस को देखिए, आप चाहे तो पहले इस क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके। मैं साइड हट गया हूं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है ये क्वेश्चंस। अब देखो डियर, आपने बहुत सारे कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सोल्व किया, फिर मैंने आपको ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन को सोल्व किया है जो बहुत सारे था। अब यहाँ पे भी बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं जो आपने अभी भी देखा, शायद आपने लिखा भी होगा कॉपी में। मैं साइड हट गया था, बट याद रहे कि आपको घबराना नहीं चाहिए क्वेश्चन से देख करके। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़े ना, जैसे मैंने आपको लेक्चर में ही बताया था कि अच्छे से हर एक चीज बताया है, वो भी देखे हो अच्छे से, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा बेहतर आएगा। किस चीज के लिए भाई? तो कंपटीशन के लिए। कंपटीशन तभी आपसे निकलेगा जब आपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस। सर 8 क्लास में पढ़े कंपटीशन, हाँ क्यों नहीं, अभी से अगर बेस मजबूत रहेगा तो आगे जब आप बड़े हो जाइएगा, 11 में 12 में चले जाएंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं सच में हमें बताया गया था वो बहुत काम आया है आज। गॉट इट? अच्छी बात है। सो दैट्स माय, लेट अस टॉक अबाउट दिस। अब इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ज्यादा ऊपर टाइट कर लेता हूं ना तो पूरा गला में एकदम खराश आ जाता है ना जी। तो सर खोल दीजिए ना, नहीं रहने दो ना, ऐसे ही ठीक है, ठीक है ना। एनीहाउ, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चंस। द प्रोसेस ऑफ इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वो कौन प्रक्रिया है जो तय करता है कि इस धरती पर जीवन जो है वो बरकरार रहेगा, खत्म नहीं होगा? वो बोलो कौन है? तो रिप्रोडक्शन किया जाएगा तो नए बच्चे का संतान को उत्पन्न होते रहेगा, और इस प्रकार से उस प्रजाति का अंत कभी नहीं होगा। समझ गया ना? जैसे कि सारा ह्यूमन बींग्स मान ले कि एक दूसरे से शादी नहीं करना है, कभी बच्चे को जन्म नहीं देना, तो एक समय के बाद जितना भी ह्यूमन हमारे अर्थ पर है वो सब का सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, एक्सटिंक्ट स्पीशीज में हो जाएगा ये। गॉट इट? तो यहाँ पे प्रोसेस इंश्योर्स करेगा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो वो है रिप्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन करने का यह भी एक कारण है कि लाइफ को इस धरती पर बरकरार रखिए। वैसे तुमको जरूरत नहीं है और बहुत सारे लोग हैं, एनीहाउ बाकी आपका चॉइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड। वैसा सेल वो कौन सेल है, या फिर द सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिस सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब किया जाए तो कौन सा सेल है जो उस वक्त इन्वॉल्व होगा? तो गैमेट ही होगा, तो कॉल्ड गैमेट। नहीं समझे कि गैमेट में कैसे लिखा? तो सेल्स रिप्रोडक्शन के समय में क्या इन्वॉल्व होता है? तो रिप्रोडक्टिव सेल, और रिप्रोडक्टिव सेल क्या है? स्पर्म है, और स्पर्म में ही क्या है? गैमेट कहते हैं जी। तो मैं स्पर्म नहीं बोला क्योंकि अगर मैं स्पर्म बोलूंगा तो मेल के लिए हो जाएगा, और अगर मैं ओवम बोलता हूं तो फीमेल के लिए हो जाएगा। तो ये भेदभाव क्यों? इसीलिए मैंने गैमेट लिख दिया। तो गैमेट बोल दिया तो पता चल गया ना, दोनों हो जाएगा उस समय, फीमेल भी हो जाएंगे और मेल गैमेट भी हो जाएगा। ठीक है ना डियर? अब लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चंस कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू ए सिंगल सेल कॉल्ड। जब गैमेट का फ्यूजन होगा आपस में, ठीक है, लेकिन ये कहा है सर है नहीं, हाँ, जब गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है तो एक सेल का निर्माण करता है। ये सेल, ये सिंगल सेल का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो जाइगोट जी। जब दो गैमेट आपस में फ्यूजन करके एक नया सेल का निर्माण करता है जिसको क्या बोलते हैं? तो जाइगोट का नाम देते हैं। तो लिख देना है जाइगोट, ठीक है? तो सी का आंसर हो जाएगा ये जाइगोट। मिलाते चलिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। वो प्रक्रिया का क्या नाम है? प्रोसेस का क्या नाम है? जब फ्यूजन ऑफ आपस गैमेट का फ्यूजन हो गया तो एक सिंगल सेल का निर्माण किया जो जाइगोट है, लेकिन पूरा प्रक्रिया का क्या नाम देते हैं? तो फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं।
तो डी का क्या आंसर हो जाएगा बोलो? तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द अदर नेम ऑफ एग सेल इज, यानी कि एग सेल का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ओवम। बता था कि फीमेल बॉडी में ओवरी होता है, ओवरी रिलीज करता है ओवम को, ओवम का ही दूसरा नाम है एग। और ओवम का प्लूरल नाम भी बताया था ओवा। पूछ सकता था कि ओवम का प्लूरल नाम खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, तो ओवा भरते वहां पे। लेकिन यहाँ पे पूछा कि एग सेल का दूसरा नाम क्या है, तो ओवम बोल सकते हैं। एग सेल का दूसरा नाम क्या है? तो ओवम, तो यहाँ पे हो जाएगा ओवम। ठीक है डियर, देखिए स्पर्म इज मच डैश देन एन एग सेल। जो हमारा स्पर्म होता है वो एग सेल से छोटा होता है, तो यहां पे स्मॉलर लिखा है, बीच में लिख दो। ठीक है ना? तो स्पर्म जो है वो एग से स्मॉलर होगा, ये बात हमको कुछ समझ में नहीं आया से। अब बताइए फिर से, तो डोंट वरी। देखिए कैसे, जो हमारा स्पर्म है वो लॉन्ग शेप में होता है और राउंड शेप में, तो क्या छोटा बड़ा हो जाएगा? अरे नहीं जी, सुनो तो, स्पर्म का लेंथ लगता है आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं ही कहीं ना साफ न हो जाऊं। ये नहीं हो, मैं बताया था आपको डियर, क्या बोला था कि जो स्पर्म का लेंथ होता है, यानी कि कितना लंबा होता है जी, तो 0.05 mm, यही इतना 0.05 mm लॉन्ग होता है हमारा स्पर्म, गॉट इट। लेकिन जो हमारा ओवम है वो राउंड शेप में, उसका डायमीटर है 0.15 mm है। तो देखो तो डायमीटर है 0.15 mm और पूरा गोल शेप में, और इसका लंबाई है 0.05। देखो तो छोटा ना हो गया स्पर्म ओवम से? तब ऐसा नहीं, वैसा नहीं समझाता, वैसे आप समझ गया होगा। तो बोल सकते हैं ना क्या स्मॉलर है, बोलो ना। हाँ, अब तो बोल ही दीजिएगा। तो ये स्मॉलर हो जाएगा, चलो ठीक है। तो गॉट इट, गॉट इट। हाँ, आगे भी हम ही बनाए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो देखिए क्या है, इन ह्यूमंस वन मैच्योर एग और ओवम इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट्स। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो वन मैच्योर एग और ओवम, जो कि फीमेल के बारे में बात किया जाए, क्योंकि एग और ओवम जो है वो हमेशा फीमेल बॉडी ही रिलीज करती है। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो मैच्योर एग यानी कि कैपेबल हो चुका है, उसके पास कैपेसिटी वगैरह है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ओवम तैयार हो चुका है, तो मैच्योर एग जो है और ओवम है वो इज रिलीज इनटू ओविडक्ट। वो ओविडक्ट में रिलीज होता है एवरी डैश बाय वन ऑफ द ओवरीज। तो जो मैच्योर एग होता है, ओवम होता है, वो ओविडक्ट में रिलीज होगा, वो भी एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। एक ओवरी के द्वारा प्रत्येक मंथ कोई भी हो सकता है, चाहे राइट साइड वाला भी ओवरी हो सकता है, लेफ्ट साइड वाला भी, लेकिन प्रत्येक मंथ एक एग का निर्माण करता है। समझ गया ना? चलो अच्छी बात है, वो सब तो ठीक था, लेकिन ये मंथ लिखे हैं तो इतना लंबा डैश देने की क्या जरूरत था? अरे हमको भी थोड़ा पता था कि यहाँ पे मंथ रहेगा जो इतना समय लिखा गया, नहीं पता था सर, हमको सिखा रहे हैं। एनी हाउ, हाँ पता था मुझे, लेकिन सच कहें तो अभी पढ़ा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मंथ हो रहा है। पता नहीं आपको बिलीव भी होगा कि नहीं। एनी हाउ, नहीं बिलीव है तो और भी अच्छा है ना जी। देखो मंथ होगा, ठीक है, चलो अच्छी बात, प्रत्येक मंथ रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वो है द एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल्स। वैसा एनिमल्स जो क्या करे कि वैसे एनिमल्स जो वो एग का निर्माण करता है, एग को देता है, वो उस जानवर को क्या कहते हैं? तो ओविपेरस बोलते हैं, क्योंकि ओविपेरस एनिमल्स जो है वो डायरेक्ट एग का निर्माण करता है, बच्चा का जन्म या क्या हो जाएगा, ओविपेरस हो जाएगा। ठीक है ना डियर? तो यहाँ पे ओविपेरस लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द काउ इज ए कैसा एनिमल है? वेयर ऑस्ट्रिच इज। तो काउ जो है वो हमारा कैसा एनिमल है जी? तो विविपेरस है, यहां पे हो जाएगा वीबी
पेरस एनिमल, वेयर ऑस्ट्रिच इज एन, ऑस्ट्रिच क्या है डियर? तो ऑस्ट्रिच जो है अंडा देता है, शुतुरमुर्ग जी। ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, पक्षी है, तो वो क्या देगी? अंडा ही देगी ना। ऑमलेट ऑमलेट सोच लिया क्या जी? अंडा देगी, तो अंडा कौन देता है? तो ओविपेरस एनिमल देता है। तो क्या हो जाएगा? ओविपेरस। याद रहे डियर, जैसे जैसे मैं सोल्यूशन करता हूँ वैसे वैसे लिखते चलिए, बरकरार रहना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर आई तक मैंने सोल्यूशन कर दिया है, क्योंकि जो काऊ है वो सीधे बच्चे का जन्म देता है इसलिए बेबी पेरस, और लेकिन जो ऑस्ट्रिच है वो अंडा देता है इसलिए ओविपेरस। गॉट इट? क्योंकि पढ़ाया है मैंने विविपेरस और ओविपेरस किसे कहते हैं। विविपेरस जो सीधे बच्चे का जन्म देता है उसको विविपेरस, ओविपेरस जो अंडा देता है उसको ओविपेरस बोलते हैं। हाँ पता है सर, बताइए नहीं बार बार, ठीक है नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जे देखते हैं, द चेंज ऑफ कैटरपिलर इनटू एन एडल्ट सिल्क मॉथ इज कॉल्ड। जो हमारा कैटरपिलर से डायरेक्ट जो एडल्ट में बनने का प्रक्रिया है सिल्क मॉथ का, उसको वो कौन सा प्रोसेस करते हैं? कैटरपिलर से सिल्क मॉथ में एकदम जवान में बदल जाए, क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस होगा। कैटरपिलर जो है से बदलता है सिल्क मॉथ में, तो उस प्रोसेस का नाम है मेटामॉर्फोसिस। देखिए अगर आपको नहीं दिखता तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, कभी कभी बढ़ा लिया करो ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। द लार्वा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड। देखो जो फ्रॉग का लार्वा है उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉग के लार्वा को क्या बोलते हैं? तो टैडपोल बोलते हैं, कॉल्ड टैडपोल। टैडपोल हो गया ना यार, अच्छी बात। सर आप इधर से ही लिखिए, जल्दी लिखते हैं, इधर से क्यों देरी लगाते हैं और राइटिंग में नहीं होते? टैडपोल POL की POL, चलो ठीक है जो भी है सही है। TADPOL टैडपोल। नेक्स्ट देखते हैं एल, द टू कॉमन मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और क्या क्या होगा? देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एनिमल्स में होता है, बहुत सारे हैं। रीजनरेशन है, फ्रैगमेंटेशन है, बहुत सारा है, मल्टीपल फ्यूजन है, लेकिन जो कॉमन है वो बताइए कि जिसको बार बार पढ़ा जाता है और एग्जामिनेशन में भी आता है। तो बाइंडरी फ्यूजन और बर्डिंग दो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये कॉमन का मतलब होता है कि प्रचलित है, तो लिखेगा ये हो गया बाइनरी फ्यूजन। और हो जाएगा, बोलिए बर्डिंग जी। बर्डिंग कॉमन है एकदम। डॉली द सीप, डॉली द सीप SHEEP, डॉली द सीप वाज प्रोड्यूस्ड बाय द टेक्निक कॉल्ड। जो डॉली का जन्म हुआ था वो कौन सा टेक्निक के थ्रू? तो क्लोनिंग करके उसका जन्म हुआ था, तो लिख देंगे क्लोनिंग, CLONING। 2-4 रुपए का तो क्वेश्चन है, 8 ना 4 ना का तो क्वेश्चन है ना। एनी हाउ, तो देखिए मैंने सॉल्यूशन किया है, तो देखिए आप जब सॉल्यूशन करते हैं और कॉपी पर लिखते हैं तो ऐसा ना कीजिए कि वीडियोस को क्लोज किए और फिर निकल दिए। तो क्या करें सर, और भी देखें, बार बार देखें? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं आपको समझा रहा हूं कि जब आपने नोट्स बनाए हैं तो इस नोट्स को आप खुद से पढ़िए एक बार बैठ करके, आराम से, प्रेम से, मोहब्बत से, ठीक है ना डियर? क्यों? ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे सर ने सॉल्यूशन किया, किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिए हैं, और कैसे इसका आंसर जो है वो स्मॉलर ही होगा, चाहे डायमीटर का है, चाहे रिवर का, चाहे फर्टिलाइजेशन का, कैसे। कॉपी में एक बार खुद से सोचने का भी प्रयास किया कीजिए। और बाकी मैं हूं, मेरे होते हुए आपको मैं सच कहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? गॉट इट? रिमेंबर? हाँ सर ठीक है। तो हर एक चीज अपना आई होप कि आपने नोट्स कर लिया हो ना? कर लिए हैं, तो ठीक है। बस इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करूंगा और फिर से आपसे मुलाकात होते रहे, क्योंकि मैं मुलाकात करने में बहुत एक्सपर्ट हूं, तो फिर से मैं आपके लिए लेके आऊंगा, फिर से मिलेंगे जी, ठीक है ना? वो कहावत था ना कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी खबरें तुम तक
जाती रहेगी। बस वैसे ही कहानी और बाकी की बातें करेंगे कुछ मुलाकात के बाद भी।